विद्या शक्ति की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बेटा हम लोग पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था बताएंगे आप मुझे? आप सोचिए। तब तक आज क्या करते हैं हम लोग आज के विचार की तरफ जाते हैं, ठीक है? तो देखते हैं आज का विचार क्या है। तो बच्चों आज का विचार क्या है देखें। चलिए शुरू करते हैं हम स्वामी विवेकानंद जी के एक बहुत ही अच्छे कथन से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही अच्छी एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा? देखो बेटा ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़े सीख की बात है, ठीक है? इस कथन का अर्थ है कि हमें अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ही जागरूक रहना चाहिए। आलस्य और डर को छोड़कर पूरी मेहनत और लगन से हमें कार्य करना चाहिए, ठीक है? कठिनाइयां और असफलताएं तो जीवन में आती रहती है कि नहीं? ऐसा नहीं कि हर कोई हर चीज में सफल हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना। तो हमें आलस्य और डर को छोड़कर कि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कोई कार्य करने में हमें आलस्य महसूस होता है ना। हम सभी इंसान मनुष्य है, तो हम सब में आलस है। तो हम सोचते हैं कि अभी जो करना है वो कल कर लेते हैं, कल आएगा तो फिर कल बोलेंगे कि हम परसों कर लेंगे। तो इस तरह से टालते टालते हर चीज को, हर काम को हम टालते चले जाएंगे, तो ये हमारा आलस्य है। तो उसको पूरी तरह से हमें छोड़ना चाहिए, ठीक है? और हमें मेहनत और लगन से हर कार्य को करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, कठिनाइयां, असफलताएं ये सभी हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन कभी भी बेटा घबरा कर रुकना नहीं है आपने, ठीक है? लगातार प्रयास करना है, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना चाहिए। और तब तक आपको नहीं रुकना चाहिए जब तक आपने मन में एक लक्ष्य सोचा है उस लक्ष्य तक आप ना पहुंच पाए। इसीलिए बेटा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है उठो, यानी कि आलस्य छोड़कर अपना कार्य करना शुरू करो। जागो, यानी कि अपने लक्ष्य और कर्तव्य के प्रति सचेत बनो। और तब तक मत रुको, यानी कि कठिनाइयों और असफलताओं से हार कभी मत मानो। और जब तक आपको सफलता ना मिल जाए आपने क्या करना है, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो बेटा आज का विचार आप सभी को अच्छा लगा? अच्छा लगा तो बताइएगा मुझे, ठीक है? ओके बच्चों, तो हमने पिछली क्लास में बहुत सारी बातें सीखी थी, है ना? क्या क्या सीखा था हमने? हमने जो है पोषण के बारे में, स्वपोषण के बारे में सब सीखा था, है कि नहीं? सीखा था कि नहीं सीखा था? ओके। तो बेटा यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ हमने पिछले क्लास में क्या सीखा, ठीक है? एक बार जरा क्विक रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। बेटा हमने पढ़ा था कि जो पादपों में पोषण है वो कई प्रकार के होते हैं, है ना? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है स्वपोषण, स्वपोषी पोषण, जिसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, जिसमें कि जो हरे पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस सहायता से? एक ऐसा प्रोसेस जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, है ना? फिर हमने देखा कि कुछ पोषण जो है वो विषम पोषी भी होते हैं, यानी कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं, यानी कि स्वयं अपना भोजन न बनाकर दूसरे जीवों पर या दूसरे पौधों पर निर्भर रहना ही हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है अथवा विषम पोषी पोषण है। बेटा आपको याद होगा मैंने पिछले क्लास में आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में बताया था, कीट भक्षी पौधों के बारे में बताया था, जिसमें कि मैंने आपको कौन से पौधे के बारे में बताया था बेटा? आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कौन से पौधे के बारे में बताया था मैंने? बिल्कुल सही, हमने बात की थी किसके बारे में? किसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग? जी हाँ, घटपर्णी की बात कर रहे थे, पिक्चर प्लांट की बात कर रहे थे, है ना? आपको याद है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। तो आप जो है मेरे साथ जो है चैट में जुड़े रहिएगा, ठीक है? और बेटा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं पता है आपको? आज हम पढ़ेंगे मृतपोषी
यानी कि मृतोपजीवी पादपों के बारे में, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स के बारे में, या सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे, मृतजीवी पोषण के बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ में हम पढ़ेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के बारे में, जिसे हम कहते हैं सहजीवी पोषण। ठीक है, और अगर समय होगा तो हम पैरासिटिक प्लांट्स या परजीवी पादप के बारे में भी आज आपको बताएंगे। ओके, तैयार है सभी? तो आप बच्चे तैयार हो जाइए, हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मृतोपजीवी पादपों के बारे में। ओके, अब बेटा मुझे आपसे एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा। एक प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ बेटा, आप जो है अपने घर में जब भी जब रोटी वगैरह जो है खराब हो जाती है और बाहर कहीं कूड़े में पड़ा होता है, या ब्रेड का टुकड़ा जो है बाहर कहीं पड़ा होता है, क्या आपने उसको ध्यान से देखा है बच्चों? क्या आपने उसे ध्यान से देखा है? बताइए। ओके, तो आप मुझे बताइए, जब ये जो डबल रोटी है जिसे हम ब्रेड कहते हैं, या जो साधारण जो रोटी हमारी माँ बनाती है, वो अगर 2-3 दिन के लिए पड़ा रहेगा, क्या वो खाने योग्य होगा बेटा? बाहर पड़ा है, ठीक है, क्या वो खाने योग्य होगा? आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या हम उसको खा सकते हैं? खा सकते हैं? अगर नहीं खा सकते हैं तो उसका क्या कारण है? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा बेटा? देखो बेटा, यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर एक ब्रेड है, इसके ऊपर देखो रंग कैसा आया हुआ है, कुछ नीला नीला सा, भूरा, काला, ऐसा कुछ रंग जब भी किसी भी खाद्य पदार्थ में हो तो उसे कभी भी नहीं खाना चाहिए। क्या कारण है, मैंने क्यों कहा नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे जीव होते हैं जिन्हें खाने से हमारे शरीर को हानि पहुंच सकती है। ठीक है, लेकिन वो कौन से जीव होते हैं बेटा? किस प्रकार के जीव होते हैं वो? देखिए जरा। ठीक है, तो उसके लिए हम एक छोटा सा परीक्षण कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा ब्रेड का टुकड़ा है जो 5-7 दिन तक बाहर रखा हुआ है। ठीक है, ओके। अब इसमें कुछ लगा हुआ है, देख रहे हो आप लोग, है ना? कुछ ऐसी क्या बोलते हैं, हम फफूंद ही कहते हैं, है ना? अब बेटा, फफूंद जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। क्या कहा मैंने आपसे? फफूंद अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बनाते हैं। उनके पास क्या नहीं होते? क्लोरोफिल नहीं होता, हरित लवक नहीं होता। तो वो क्या करते हैं? तो वे ऐसे भोज्य पदार्थ में आकर अपने भोजन की तलाश करते हैं, यानी कि वे अपना भोजन स्वयं ना बनाकर वे क्या करते हैं? कुछ ऐसे सड़े गले वस्तुओं से अपने भोज्य पदार्थ को, अपने पोषण को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, अब हम क्या करने वाले हैं, जरा देख लेते हैं इसको अच्छे से। हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे ये कैसे दिखते हैं। देखें बेटा, चलिए, तो हम इसके लिए एक चिमटे की सहायता लेंगे। यहां पर हमने एक चिमटा ले लिया, और देखो हमारे पास क्या क्या है सामग्रियां, आप बताएंगे मुझे। यहाँ पर एक ब्रेड का टुकड़ा है हमारे पास, जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है? फफूंदी लगी हुई है ना? और यहाँ पर एक ड्रॉपर है, कवर जो है, स्लाइड है, फोर्सेप है, कवर ग्लास है, और एक बीकर में पानी है, और सूक्ष्मदर्शी है, जिसकी सहायता से हम इन जीवों को अच्छी तरह से देख पाएंगे। ठीक है, चलिए। अब बेटा, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इस एक फॉसेप की सहायता से छोटा सा एक टुकड़ा इस तरह से लेंगे, और हम रखेंगे इसको किसके ऊपर? ग्लास स्लाइड के ऊपर रखेंगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी बूंदे हम पानी की डालेंगे। यहां पे डाल दिया हमने पानी। ठीक है, डाल दिया बेटा। यस, अब इस कवर स्लिप से इसको इस तरह से हम इसको ढक देंगे। ओके, अब क्या करने वाले हैं, हम इसको देखने वाले हैं, बहुत ध्यान से हम इसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। मेरे साथ सभी बच्चे आ जाइए। तो हमने क्या किया, सूक्ष्मदर्शी के स्टेज के ऊपर, माइक्रोस्कोप के स्टेज के ऊपर हमने इसको रख दिया है। ओके, रख दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आईपीस है, इसकी सहायता से हम देखेंगे। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो बेटा? कुछ दिखाई पड़ रहा है आपको? देखो ये क्या है, ये फफूंद के बीजाणु है। इसे स्पोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? स्पोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्पोर्स जो है,
ये स्पोर्स कैसे आते हैं? जब कोई खाद्य पदार्थ या कोई चीज सड़ी गली हो, उसके ऊपर क्या करते हैं ये जो है, ये फफूंद के जो बीजाणु है, ये उस पर आकर बैठ जाते हैं या उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, फिर ये धीरे 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 अपने आप को बढ़ाते जाएंगे। पहले आप देखते हो कि ब्रेड के एक छोटे से टुकड़े में ही वो जो इस तरह का रंग आया है, फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि पूरा ब्रेड ही जो है या पूरी रोटी ही जो है वो खराब हो गई है। तो इस तरह से ये अपने बीजाणुओं को फैलाते रहते हैं। और क्या करते हैं ये, जो खाद्य पदार्थ या जो सड़ी गली चीजें होती है, उसमें उसमें से ये अपने भोजन को, पोषक तत्व को खींच लेते हैं। तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो मृत जीव कहलाते हैं। उनके पोषण को हम मृत जीवी पोषण कहते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बारिश में ब्रेड को अगर आप बाहर 2 दिन या 3 दिन या फिर कुछ दिन छोड़ देंगे तो आप इस तरह के कुछ रंग उसमें देख पाएंगे, है ना। तो मृतजीवी पोषण अथवा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये एक ऐसी पोषण प्रणाली है जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, मृत जीवी पोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा इसको, मृत जीवी पोषण अथवा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। इज दिस क्लियर टू यू? क्लियर है बेटा सभी को? चलिए अब देखो, मृत जीवी सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं, है ना। जैसे कि हम हेट्रोट्रॉप्स, ओटोट्रॉप्स, है ना, जो हरे प्लांट्स होते हैं उनको हम ओटोट्रॉप्स कहते हैं, है कि नहीं। क्यों कहते हैं उन्हें ओटोट्रॉप्स? क्योंकि वो स्वपोषी हैं। तो ओटोट्रॉप्स, सैप्रोट्रॉप्स यानी मृत जीव या मृत जीवी। ठीक है, जो मरे हुए जीवों को गलाकर भोजन ले, जैसे कि कवक। तो बारिश में जैसे कि आप ज्यादातर बाहर जब देखते हो, आप मशरूम्स देखते हो ना बेटा बाहर, है ना। ऐसे बाहर जो है जब बारिश वगैरह होती है तो बहुत सारे मशरूम्स लगे होते हैं। तो ज्यादातर जो है वो सफेद रंग में होते हैं, कुछ ब्राउन कलर में होते हैं, कुछ और कलर में होते हैं। लेकिन आपने कभी भी हरे रंग का मशरूम नहीं देखा होगा, है ना। क्योंकि हरा रंग अगर है तो उसमें क्लोरोफिल है, वो अपना प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, है ना। और गर्मी, जब बारिश में गर्मी नमी सब एक साथ मिलती है तो ये कवक जो है उगते हैं, उनको उगने की एक बहुत अच्छा जो है एक कंडीशन मिलता है। ठीक है, और कवक के बीजाणु जैसे मैंने अभी आपको दिखाए, हवा में हमेशा मौजूद रहते हैं और सही जगह उन्हें मिल जाए, सही जगह उनको, अगर उनको लगता है कि अभी देखो उगने का वक्त है, तो वो क्या करेंगे, वे उगने लगते हैं। तो इस तरह से सड़े गले वस्तुओं में, जैविक पदार्थों में ये अपने आप को बढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम बात करते हैं सहजीवी पोषण की। किसके बारे में बात करेंगे हम, सहजीवी पोषण के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप यहां पर क्या देख रहे हो, यहां पर क्या देख रहे हो, यहां पर एक पौधा है। ठीक है, एक पौधा है और ये पौधा जो है एक फलीदार पौधा है। जैसे कि ये मटर का पौधा है मान लीजिए। तो जो फलीदार पौधे होते हैं जिन्हें हम दलहनी पौधे कहते हैं, है ना। तो ऐसे पौधों में क्या होता है, फलियां लगी होती है। ऐसे पौधों के जो रूट्स होते हैं ना बेटा, ऐसे पौधों के जो जड़ होते हैं वो कुछ अलग तरीके के ही होते हैं। ओके, अब मुझे ये बताइए बेटा कि पौधों को बढ़ने के लिए पोषक तत्व चाहिए कि नहीं चाहिए? जी हाँ चाहिए, बहुत सारे पोषक तत्व चाहिए, है ना। उसी तरह से पौधे को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जरूरी है, नाइट्रोजन जरूरी है। अब बेटा हमारे जो एटमॉस्फेयर में, हमारा जो वातावरण है, हमारे वातावरण में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन है। कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है बेटा हमारे वातावरण में? कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है कि कितने प्रतिशत नाइट्रोजन हमारे वातावरण में है? कौन बताएगा मुझे? ओके, वेरी गुड। हमारे वातावरण में ना बेटा 78% नाइट्रोजन है। जितने भी अन्य गैसेस वगैरह है उनमें 78% नाइट्रोजन है।
ठीक है। तो लेकिन पौधों की एक बात मैं बता दूं, पौधे कभी भी जो है सीधे सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? पौधे जो है कभी भी अपने आप क्या नहीं कर सकते बेटा? अपने आप जो है नाइट्रोजन को क्या नहीं कर सकते? ले नहीं सकते, सीधे सीधे नहीं ले सकते वायुमंडल से। अब आप सोचोगे इतना ज्यादा नाइट्रोजन है हमारे वातावरण में और पौधे जो है उसमें से ले नहीं पाते। कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लेते हैं वो लोग, तो ये क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि उसको विघटित नहीं कर पाते बेटा वो। ठीक है। तो अब ये जो फलीदार पौधे होते हैं जैसे कि दाल, जैसे कि मैंने आपको बताया मटर चना वगैरह के जो पौधे होते हैं, उन पौधों के जो रूट्स होते हैं ना बेटा, उनके जो जड़ होते हैं, उनमें कुछ गांठें होती हैं। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है ये गांठें हैं। ठीक है। तो उन्हें हम रूट नोड्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रूट नोड्यूल्स कहते हैं। अब ये जो गांठें होती है, इनमें एक तरह का बैक्टीरिया रहता है। ठीक है। उसे कहा जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या कहा जाता है बेटा उनको? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये जो नीले रंग में आपको दिख रहा है ना बेटा, ये क्या है? ये राइजोबियम बैक्टीरिया है। अब ये जो बैक्टीरिया है, ये इन पौधों के गांठों में रहने वाली बैक्टीरिया है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? ओके बेटा। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो बैक्टीरिया है, इनमें इतनी क्षमता होती है कि ये वातावरण के नाइट्रोजन को क्या कर लेते हैं? ले लेते हैं और उसको अमोनिया में बदल देते हैं बेटा। किस में बदल देते हैं? अमोनिया में बदल देते हैं। ये देखिए, देखा राइजोबियम बैक्टीरिया ने क्या किया? राइजोबियम जीवाणु ने क्या किया? नाइट्रोजन को जो एटमॉस्फेयर में थे उनको आकिरण कर लिया, यानी कि उनको ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, है ना। अब यहां पर देखो, अब क्या करेगा ये? अब ये नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देगा। देखो यहां पर NH3 करके दिख रहा है ना। NH3 क्या है बच्चों? अमोनिया है ना। अब देखो, ये जो अमोनिया है, यानी कि नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने की जो प्रक्रिया है, इसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है बेटा। ठीक है। अब देखो, अब पौधे जो है इस अमोनिया को बहुत अच्छी तरह से ले सकते हैं, अपने आप को लेकर ये क्या कर सकते हैं बेटा? ये पौधों में यानी कि प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। ठीक है। तो अपने शरीर में अपने अलग अलग अंगों में ये क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो नाइट्रोजन को सीधे सीधे ना लेकर नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन जो है राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा ले आ जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? उसकी सहायता कर रहा है, इस प्लांट की, है ना, पौधे की सहायता कर रहा है। क्या कर रहा है? वो अमोनिया में नाइट्रोजन को बदल रहा है, बदल के उस पौधे को दे रहा है बेटा। जैसे कि हम देखते हैं ना, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, हम उनको बड़े बड़े निवाले नहीं दे सकते हैं, है ना। बड़े बड़े ऐसे, आप जैसे बड़े बड़े रोटी के टुकड़े खाते हो, आप छोटे बच्चों को ऐसे दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। तो मम्मी क्या करती है? छोटे छोटे टुकड़े करके उन बच्चों को देती है। कभी कभी उसको ग्राइंड करके देती है ना, उसको दलिया रूप में देते हैं। तो इसी तरह से ये जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये बहुत अच्छी तरह से पौधों को जो अमोनिया में जो है नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल कर देता है और पौधा प्रोटीन बनाता है। ठीक है। और इसके बदले में ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, इसको क्या मिलता है बेटा? जो पौधे द्वारा ग्लूकोज बनता है, शर्करा बनता है और कार्बोहाइड्रेट जो बनता है, वो पौधा क्या करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया को दे देता है। तो वो भी खुश और पौधा भी खुश। तो बेटा इस तरह का जो इन दोनों का जो रिलेशन है, उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या कहा जाता है बेटा? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सहजीवी जो है बंधन कहा जाता है। ठीक है। तो ये दोनों सहजीवी है कि नहीं? आप अपने फ्रेंड को कुछ दिया, आपके फ्रेंड ने आपको बदले में कुछ दे दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ? दोनों खुश है, दोनों हानि नहीं पहुंचा रहे एक दूसरे को, है कि नहीं? तो आपने, मुझे लग रहा है, बहुत अच्छी तरह से जो है सहजीवी पोषण को समझ लिया है। अगर समझ में नहीं आया है तो एक और बार आपको उसके बारे में बता देते हैं। तो राइजोबियम जो है एक सहजीवी है, एक जीवाणु है, जो दलहनी पौधे जैसे मटर, चना,
अरहर, मूंग, उड़द आदि की जड़ों में, इनकी ग्रंथियों में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? वायुमंडल के नाइट्रोजन में को पौधों के उपयोग योग्य यौगिकों में बदलते हैं। ठीक है, तो इस बंधन को वे क्या कहते हैं बेटा? इसे ही वो क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है सहजीवी बंधन। आप समझ गए? सभी समझ गए हैं तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ओके बेटा। तो हम आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करें। अगले सेशन के लिए आप वेट कीजिए। मैम आपके लिए अच्छी अच्छी बातें लेकर आई है, कुछ क्वेश्चन सब लेकर आई है। तो बेटा तो साइंस का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।